समस्त रेवा भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुलकर्णी, आप लोग जानते हैं मुझे। और ये 47th पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदी में ये 7वां पार्ट है। और पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देखा कि हम लोग महाराजपुर गए, फिर महाराष्ट्र के बाद में घाघा गांव में गए। अभी इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं सुरंग देवरी। सुरंग देवरी में एक आश्रम है, इसका नाम है देव बाप्पा आश्रम। थोड़ा अलग टाइप का नाम है, देव बाप्पा आश्रम। तो उसके जो संस्थापक है वो नासिक के पास में एक फर्शी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनका ये आश्रम है, ऐसा वहाँ जाके मालूम पड़ा। तो आपको मैं गूगल मैप अभी दिखाता हूँ। मेरी चर्चा आपसे होने के तुरंत बाद अगर आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक गूगल मैप दिखेगा, कुछ फोटोग्राफ्स आपको देव बाप्पा आश्रम के भी मैं दिखाता हूँ। तो इस आश्रम के बारे में बताएं तो शाम को पहुँचे थे हम लोग यहाँ पे। मैंने आपको बताया घाघा गांव से हम लोग चले छोटी बही से विदा लेके। तो वहाँ से चलते 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 पूछते पूछते ये आश्रम कहाँ है, आश्रम कहाँ है। तो सहस्त्र धारा के एग्जैक्टली सामने। अब सहस्त्र धारा अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जगह पे सहस्त्र धारा ऐसा आपको मिल जाएगा गूगल मैप में। तो महाराजपुर के थोड़ा सा आगे अगर आप सहस्त्र धारा देखोगे तो आपको सहस्त्र धारा ऐसा एक लोकेशन दिखेगा। ऐसा कहते हैं कि जब मैया में पानी उफान के साथ आता है तो उस सहस्त्रधारा का दृश्य बड़ा लुभावना होता है, क्योंकि अनेक पत्थर वहाँ पे है और उन पत्थरों में से, प्रस्तरों में से मैया को क्रॉस करके आगे जाना है। तो बहुत ऐसा उफानती हुई मैया वहाँ से प्रवाहित होती है। वो तो दृश्य था नहीं वहाँ पे, क्योंकि उसके पहले एक डैम कोई है। ये डैम्स बीच बीच में बहुत जगह पे बन गए हैं। मैंने सुना है कि कुछ 122 डैम्स मैया पे बने हुए, मेजर डैम माइनर डैम मिलके। तो उसके कारण होता है क्या है कि मैया का जो प्रवाह है, जल प्रवाह, वो हो जाता है अवरुद्ध। डैम मतलब रिजर्वायर, मतलब बांध। तो बांध के कारण पानी पीछे तो इकट्ठा हो जाता है मैया का, लेकिन डैम से पानी छोड़ना ये हम इंसानों पे रहता है। तो वो धीरे 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 पानी बहता रहता है। मैया की जो जोश भरी अदाएं है, जो मैया का सतत प्रवाह है, या जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले परिक्रमा की होगी, आप समझ सकते कि उनका क्या अनुभव रहा होगा। अभी इन सब डैम्स के होते हुए मैया का प्रवाह चूंकि अवरुद्ध हो गया है, इसलिए मैया के प्रवाह में कई जगह पे, मैं हर जगह पे नहीं कह रहा हूँ, बाकी जगह पे मैया अपने फुल यौवन में रहती हैं, लेकिन कई स्पेसिफिक लोकेशंस ऐसी है, जैसे बारगी डैम के वहाँ पे, और जैसे सरदार सरोवर डैम के बाद में अगर गरुड़ेश्वर में आप जाके देखें घाट पे, तो मैया का पानी है वहाँ पे, लेकिन पानी में जो प्रवाह होना चाहिए, सतत वेगवान प्रवाह, वो नहीं दिखता है। क्योंकि उसके जस्ट पीछे आपको डैम दिख जाएगा गरुड़ेश्वर के। वहाँ से अगर पीछे देखेंगे तो एक डैम वहाँ बना हुआ है। वैसे ही आनंद आश्रय से पहले सरदार सरोवर पड़ता है, वहाँ पे भी मैया का पानी अवरुद्ध है। तो ठीक है, अभी जो भी है। तो मैं आपको बता रहा था सुरंग देवरी, नाम याद रखना थोड़ा कठिन है। तो सुरंग देवरी को ढूंढते ढूंढते हम लोग घाघर गांव से चले, और शाम को कुछ 5 साढ़े 5 बजे हम लोग इस आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम मिल नहीं रहा था। करीब आधा पौन घंटे से हम लोग उस रोड पे जा रहे थे, लेकिन आश्रम का पता नहीं मिला। फिर सहस्त्रधारा
ऐसे जाइए करते हुए रास्ता मिल नहीं रहा था। मैया जी दिख रही थी हमको, लेकिन आश्रम नहीं मिल रहा था। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैंने आपको बताया था ना, महाराष्ट्रपुर में हम लोग ननिल जी श्रीवास्तव जी के यहाँ रुके थे। तो उन्होंने हमको बताया था कि ऐसा सहस्त्रधारा के सामने ही आश्रम है। तो वो परिचित थे, महाराज सुरंग देवरी के महाराज उनसे परिचित थे। तो मेरे सामने उन्होंने फ़ोन पे बात भी की थी कि ऐसे परिक्रमावासी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए उनका। हालांकि आश्रम धारकों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ननिल जी ने बताया कि ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, महाराष्ट्र के परिक्रमावासी है, वो आ रहे हैं। तो उधर के महाराज तैयार थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमको आश्रम नहीं मिल रहा था, और हम लोग रास्ते पे सब पूछते पूछते जा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि हम लोग राइट साइड में थे, और हमारे राइट साइड में मैया जी थी। तो अचानक एक सामने से वाइट गाड़ी आ रही थी, 4 व्हीलर। तो वो हमको देख के रुकी। उसमें वही महाराज थे, सोरंग देवरी के महाराज। तो उन्होंने रुक के स्वयं पूछा कि आप लोग आश्रम जा रहे हैं? हमने कहा महाराज जा तो रहे, लेकिन आश्रम ही नहीं मिल रहा हमको। तो बोले आप ऐसा करो, ऐसे जाओ, वहाँ पे एक टीला मिलेगा, वहाँ से राइट टर्न, सीधा आश्रम पहुँच जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ अभी एक आधे घंटे में, ऐसा महाराज बोल के स्वयं गाड़ी वाहन चला के निकल गया वो। उनको जाना था महाराजपुर। तो हम लोग आ गए आश्रम। तो आश्रम के अंदर पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे पुरुष सदस्य कोई था नहीं आश्रम में, महिलाएं थी। तो जैसे अंदर गए, 2 लड़कियां थी, 25 साल 30 साल की ऐसी उम्र रही होगी। उन्होंने अंदर बुलाया, और हमारी जगह दिखाई उन्होंने कि आप यहाँ पे अपना आसन लगा सकते हैं। वो आश्रम के पीछे के तरफ एक ऐसा मस्त ओपन टू स्काई ऐसी एक जगह थी। लेकिन ओपन टू स्काई रहते हुए भी आसपास के जंगल से वो अलग रखने के लिए उसको थोड़ा सा एलिवेट किया हुआ था, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा था। और चारों तरफ बकायदा रेलिंग लगाई हुई थी, फोटो में देखेंगे अभी आप, रेलिंग लगी हुई थी। तो वहाँ पे आसन हम चारों ने लगाया, मैं, श्रीमती कुलकर्णी, प्रमोद, निशिकांत, और हाँ, जागृति मैया भी थी हमारे साथ में। हम 5 लोग थे। तो हम सब ने वहाँ पे आसन लगाया, और फिर वही सुबह किधर जाना है वगैरह वो सब देखने लगे। तो दिखा कि दूर वहाँ पे लैट्रिन तो बने हुए हैं, चलो देख के आते हैं। तो मैं पैदल पैदल निकला, कुछ 500 फीट 600 फीट दूरी पे दिखे, लेकिन वो सब अनयूज्ड कंडीशन में थे, या तो ताले पड़े हुए थे या ऐसे ही पड़े हुए थे। ये दृश्य आपको अक्सर हर जगह पे दिख जाएगा। तो उसके बाद फिर आसन लगाया, फ्रेश हुए। शाम को करीब 6 बज रहे थे ऑलमोस्ट। तो फ्रेश वगैरह हुए, आरती पूजन किया। इस बीच हमको चाय भी मस्त पिला दी थी। रात को शाम को हमारी पूजा पाठ संपन्न हुई, आरती वगैरह, एक अलग आनंद आया। बाहर ओपन में हम लोग थे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बाहर खुले आसमान के नीचे अपना डेरा डालना, इससे सुखद अनुभव और कुछ नहीं। क्योंकि पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाली मच्छरों का ध्यान रखना पड़ता है। और उस जगह पे जहाँ पे हमको आसन दिया था, मच्छर काफ़ी आ गए थे मिलने के लिए हमसे। तो निशिकांत जी के पास में ऐसी लंबी एक अगरबत्ती रहती थी, मोटी, मालूम नहीं क्या नाम था, जैसे कछुआ छाप लगाते अपन, वो कॉइल वाली रहती है। तो वैसे निशिकांत के पास ऐसी करीब 1-1.5 फीट लंबी ऐसी एक मच्छरों की खास अगरबत्ती रहती थी। तो वो उन्होंने प्रज्वलित की, और हम सबके बीच में ऐसी
दो लोकेशन पे वो लगा दी, तो उससे थोड़ा मच्छरों का प्रादुर्भाव कम हुआ। रात में फिर प्रमोद जी ने अपनी पत्रिका निकाली, पत्रिका हॉरोस्कोप कहीं से साथ में लेके घूमते थे वो। फिर उसके ऊपर थोड़ी चर्चाएं चली, ये ग्रह ऐसा है वगैरह वगैरह। तो फिर रात में हमको कुछ 8:30 बजे उधर से न्योता आया कि भोजन प्रसादी पा लीजिए। सब लोग गए। स्वामी जी के साथ पंगत थी, और स्वामी जी के पास एक पैरोट है, छोटा सा पिंजरा, उसमें एक मिट्ठू तोता उन्होंने रखा हुआ है, और बड़े प्यार से वो जतन करते हैं। महाराज जी के साथ में ही उन्होंने भी भोजन लिया। तो हम लोग जब भोजन करने बैठे तो गांव से भी कुछ 4-5 सज्जन पुरुष आए हुए थे, तो उनकी आपस में बातचीत वगैरह चल रही थी। खाना एकदम स्वादिष्ट, और ख़ास तौर पे जो मुझे अच्छा लगा कि लड़कियां जो खाना परोस रही थी, बिल्कुल सलीके से, बिल्कुल पद्धति से, महाराष्ट्रियन पद्धति से में खाना जैसे परोसा जाता है कि चटनी, नींबू, नमक, ये सब कटोरी के लेफ्ट साइड में, मतलब ऊपर से देखो तो लेफ्ट साइड में, सामने कटोरी, और कुछ सब्जी होगी तो कटोरी के पास में, फिर कुछ पापड़ वगैरह होंगे तो उसके साइड में, ऐसा सब, ऐसी सब व्यवस्था रहती है। और उसके सेंटर में भात, तो कटोरी के थोड़ा सा नीचे चावल, उसके नीचे चपाती, ये सब। और वो भी देने का सीक्वेंस भी कैसा है कि पहले चावल कंप्लीट ख़त्म हो जाए, उसके बाद में रोटी ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर लास्ट में चावल। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस किसी भी महाराष्ट्रियन परिवार में आप देख सकते हो। तो उसी पद्धति से उन्होंने परोसा, इस कारण मन बड़ा खुश हुआ। तो 9-9:30 बजे तक भोजन प्राप्त किया। उसके बाद एक बार प्रातः विधि के लिए, जिसको परिक्रमा वासियों की भाषा में अगर कहा जाए तो डोल डाल के लिए, उसको कहते हैं डोल डाल के लिए। डोल डाल के लिए एक बार बाहर होके आए, और बाहर, आश्रम से बाहर मैया, सामने मैया, और आश्रम और मैया के बीच में ऐसे पूरी रेतीला किनारा है। तो वहीं पे एक जगह ढूंढ ली, काम संपन्न किया, वापस आ गया। रात को करीब 10:30-11 बजे तक गप्पे मारते रहे। जहाँ तक मेरा ख्याल है पूनम या आसपास कोई दिन था, इसलिए चांदनी बहुत अच्छी बिखरी हुई थी। नींद अच्छी लगी, क्योंकि वो मच्छरों की अगरबत्ती लगा के रखी थी। तो प्रातःकाल फिर वही अपना रूटीन, 3:30-4 बजे नींद खुली, बाहर होके आए हैं डोल डाल को, और अंदर आके स्नान वगैरह किया। स्नान करने के लिए क्या था कि पीछे के साइड में कुछ, जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से 200 फीट पीछे एक हैंडपम्प था। तो वहाँ पे जाके स्नान संपन्न किया, जो कपड़े धोने रहते रोज के, वो धोए, और वापस आ गए हम लोग। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ 8-8:15 बजे तक हमारा चाय वाय होके, सब पूजा आरती चाय तैयारी करके हम लोग वहाँ से निकले। तो ऐसा आपको मैंने कहानी बताई सोरंग देवरी आश्रम की। और सामने एक शिलालेख भी देखा मैंने। तो वो सोरंग देवरी आश्रम में आश्रम के जस्ट सामने एक बड़ा सा घाट बनने जा रहा है। उसका प्रस्ताव पारित हो चुका था, वहाँ पे लागत भी लिखी हुई थी। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शायद अगली परिक्रमा अगर मैया जी ने करवाई तो वहाँ पे वो घाट पे बैठ के स्नान करने का आनंद आएगा। तो इतना कह के मित्रों, आज का एपिसोड यहीं पे समापन करते हैं। फिर से मिलेंगे
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ पे आपको इस फोटो में मैया जी दिख रही है, बाजू में एक भैरव मंदिर दिख रहा है, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे तो स्वामी सच्चिदानंद देव बापा आश्रम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया है। हाँ, यहाँ से आपको एक ओवरऑल ओरिएंटेशन दिखेगा। इधर लेफ्ट साइड में आपको एक नीला बिंदु दिख रहा है, सहस्त्र धारा, वहीं पे आश्रम है। और महाराज इस फोटो में आप लोग देखेंगे कि हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ से सामने ये अज्ञ यज्ञ स्थली दिखती है ऐसी, उसका शेड है सामने, पूर्व है, पूर्व दिशा, इसलिए ये सुबह निकला हुआ फोटो है। और पीछे अगर आप देखेंगे यज्ञ स्थली के पीछे तो मैया जी का पात्र दिख रहा है, सूरज की किरणों में चमकता हुआ मैया जी का प्रसन्न पात्र। हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये मैं ही हूँ। और ये जो देखिए हमको जहाँ पे आसन दिया था, वहाँ का फोटो है। पीछे पूरा ऐसा हरा भरा वृक्ष समूह दिख रहा है, और ये मैं बैठा हूँ। ये प्रातःकाल निकाला हुआ फोटो है, और सामने बैग रखी हुई है मेरी। तो इस प्रकार से एपिसोड यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।